नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, आज सुबह सुबह एक प्रेरणा जागृत हुई कि तुलसीदास जी की उस दोहे पर चर्चा की जाए, जो एक बार मैं पहले भी, क्योंकि देखिए, हमारे देश की जो मुख्य धारा है, जो युवाओं की मुख्य धारा है, वो बड़े कन्फ्यूजन के स्टेज में चल रही है। वो ये किसी न किसी तरह से बाई हुक एंड क्रुक उस सरकारी नौकरी में जाना चाहती है या किसी न किसी तरह की नौकरी में जाना चाहती है। तो ये सब जो मुझे जो प्रेरणाएं मिल रही हैं या आपके सामने ये सब चीज़ें कहने की, कहीं ना कहीं से ये युवाओं को जागृत करने के लिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कंपटीशन में हिस्सा न लीजिए, नौकरी मत कीजिए, क्योंकि नौकरी नहीं करेंगे कोई ना कोई तो नौकरी करेगा ही, तो नौकरी करना भी ज़रूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर पूरी की पूरी धारा जो है वो नौकरी में ही घुस जाए तो इतनी नौकरियां नहीं हैं। इसलिए मैं आपको जो भी यहाँ बोलता हूँ वो आपकी सहायता के लिए ही होता है। चाहे आप नौकर बने, चाहे मालिक बने, हर तरीके से आपको मैं सहायता करना चाहता हूँ, युवाओं को खास तौर से। और ऐसे युवा को जो कि जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं हैं और गांव में पैदा हुए हैं, अच्छे पैसे नहीं हैं कोचिंग में जाने के लिए, तो वो हमसे प्रेरणा ले करके स्वाध्याय से ही वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मेरी भी पृष्ठभूमि उसी तरह की रही। दोस्तों, ये तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। अब देखिए, इसमें जो पहली पंक्ति है उसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, यानी कि जैसा होने वाला है उसी तरह की परिस्थितियां और उसी तरह की सहायता आपको मिलती है, उसी तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं। अब देखिए, कुछ लोग हमारे सनातन के आलोचक जो हैं, उनके लिए भी ये है कि वो थोड़ा समझ ले कि तुलसीदास जी को इतने हल्के में लेते हैं कि एक कोई उनकी चौपाई पकड़ ली, उसकी व्याख्या अलग अलग लोग कर रहे हैं। और बाकी जो है, देखिए, सनातन धर्म हमको ये सिखाता है कि विषादप्य अमृतम ग्राह्यम, विष से अमृत निकालो। और देखिए, जब भी कोई आपको सोना भी अगर निकालना है तो सोना बिल्कुल ऐसे नहीं मिल जाएगा। आपको माइनिंग करनी पड़ेगी, उसको साफ करना पड़ेगा, तब जाके गोल्ड मिलेगा आपको। तो इसलिए किसी भी वस्तु में सिर्फ खोट निकालना एक बात है और किसी भी वस्तु से अच्छी चीज़ निकालना दूसरी बात है। तो बहरहाल मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ। फिलहाल मैं आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दिस कि जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय। Whatever has to happen will happen, and accordingly the situation will be created before you. तो अब इस चीज को तुलसीदास जी का कि दूसरी लाइन जो है कि आप न आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए, इसकी चर्चा में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि पहली लाइन से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। दूसरी लाइन समझाने में बहुत वक्त लगेगा और तरह तरह के लोग अर्थ निकालेंगे। तो अब आइए हम इसी पे चलते हैं। अब उन्होंने ये कह दिया कि जैसा होना होता है वैसे ही होता है और उसी तरह से आपको सहायता मिलती है, यानी कि एक तरीके से जिसको हम लोग लक कहते हैं। तो इसी चीज को जो तुलसीदास जी बोल रहे हैं, इसी चीज को स्टीव जॉब बोल रहा है। कैसे? वो अपने सबसे प्रसिद्ध लेक्चर में उसने जो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट अपने जीवन का बताया, उनका कहना यह था कि इफ यू लुक बैक टू द हिस्ट्री ऑफ योर लाइफ, आप अपने जीवन के पिछले हिस्से का स्वयं ही जब एनालिसिस करते हैं तो एंड यू कनेक्ट द डॉट्स, तो आपको पता चल जाता है कि जैसा होना था वैसा ही हुआ। उदाहरण के तौर पर वो अपना किस्सा बताते हुए कनेक्टिंग द डॉट्स में ये बताते हैं कि जब मैं कॉलेज में पढ़ने लगा तो घरेलू अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी
और इसके अलावा मेरा पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था। और जो चीज़ मेरी इंटरेस्टिंग थी तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन वहीं कैंपस में वहीं रहता था लड़कों के साथ। हॉस्टल में किसी के साथ रह करके ज़मीन पे सोते थे, उसमें नहीं जाने की ज़रूरत है। मेन चीज़ ये है कि उन्होंने ये बोला कि मैं ड्रॉप आउट हो गया, और एक चीज़ जो मुझे पसंद आई थी टेलीग्राफी में, फॉन्ट डिज़ाइन, उस पर मैं काम करने लगा। और आज जो कंप्यूटर में फॉन्ट्स आप देखते हैं तरह तरह के, ये सब स्टीव जॉब का ही क्रिएट किया हुआ है। अपने मशीनतोष कंप्यूटर में उन्होंने इसको डाला था। तो कहने का मतलब उनका ये है कि शायद अगर मैं कॉलेज में पढ़ाई करता रहता तो मैं आगे एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में, चाहे वो एप्पल हो चाहे मशीनतोष हो, इसमें नहीं जाता। तो तुलसीदास जी को हमारे देश के लोग आलोचना कर रहे हैं, और जो स्टीव जॉब जैसे लोग ये कह रहे हैं कि जैसा होना होता है वैसी सिचुएशन, कनेक्टिंग द डॉट्स से ये स्पष्ट होता है। दोस्तों, अब इसी क्रम में मैं अपनी छोटी सी एक कहानी में भी बता देता हूँ कि जब मैं 1969 में मैंने इंटरमीडिएट पास किया, तो वहाँ पे दो चीज़ें हुई कि उस समय वो जो कल्पनाथ राय जी थे, उनका एक आंदोलन चल रहा था। उससे पहले हिंदी आंदोलन जिसको कहते हैं आप, और अंग्रेजी के साइन बोर्ड ये सब फाड़े जा रहे थे। और अल्टीमेटली उसका परिणाम ये हुआ कि इंटरमीडिएट में इंग्लिश जो है, इट बिकेम एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट। एडिशनल ऑप्शनल का मतलब आप पढ़ना चाहें पढ़ें, लेकिन उसके मार्क्स जो है आपके मार्कशीट में दिखेंगे लेकिन जोड़े नहीं जाएंगे। तो उस दौर का मैं छात्र रहा, तो इसका मतलब हमने भी अंग्रेजी नहीं पढ़ा जैसे और लोग नहीं पढ़ते, हालांकि उसके रिपरकशन अभी दिखेंगे आपको। तो और उसी वर्ष 1969 में मैं जौनपुर के एक कॉलेज से पढ़ रहा था। तो जो मेरा सेंटर हुआ वहाँ पे मास कॉपिंग हुई, और मुझे ये नहीं पता कि उसमें सरकार किसकी थी। बहरहाल, तो मास कॉपिंग हुई एंड इट वाज रिपोर्टेड आल्सो। तो एग्जामिनर जो चेक किया होगा, उसने क्या किया कि सबकी आंसर शीट से एक उसने स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया। सबके जो प्राप्तांक थे, सब में से एक फिक्स्ड संख्या घटा दी गई। मेरे में से भी घटाई गई। लेकिन जब मैं परीक्षा दे रहा था, तो चूंकि मैं काफ़ी पढ़ाई में मुझे तेज माना जाता था, तो मैंने कहा मैं अगर नकल कर लिया तब तो फिर इसका मतलब सब सर्वनाश हो जाएगा। तो मैंने कोई नकल नहीं की, और सवाल मेरे काफ़ी सही थे। बाकी लोग आस पास में पूछ करके किताबों से हर तरीके से लोगों ने नकल की। तो मेरा भी स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, और विद द रिजल्ट कि इंटरमीडिएट में मुझे फर्स्ट डिवीजन भी नहीं मिली। एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो मेरी फर्स्ट डिवीजन 1 नंबर से रह गई। अच्छा, उन दिनों क्या होता था कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ज़्यादातर एडमिशन जो है आपके मेरिट के बेसिस पे होते थे। हमारे इर्द गिर्द में एक बनारस था, BHU, और दूसरा मोतीलाल इलाहाबाद। तो पहले मैं बनारस में गया अपनी मार्कशीट लेकर के, और वहाँ सबमिट किया। और आज भी मुझे याद है कि वहाँ पे जो उसमें BHU में कॉलेज के हेड थे, इंजीनियरिंग कॉलेज के, उनका नाम था डॉक्टर गोपाल त्रिपाठी। बड़े मोटे से थे, तो निकली हुई, ब्लैक कलर, और उनकी गाड़ी का भी कलर ब्लैक ही था। बहरहाल मैं उनसे मिला, दूर के रिश्ते में भी शायद पढ़ते थे। उनका भाई आप एप्लीकेशन फॉर्म भर करके और उसमें अप्लाई कर दीजिए और देखा जाएगा। और खैर बहरहाल मैं वहाँ दे करके फिर कुछ दिन बाद जब वहाँ लिस्ट देखने गया जो जिन लोगों को दाखिला मिला था, तो जब मैं वहाँ गया नोटिस बोर्ड पे, तो मैं देख रहा था, तो वहाँ पे कुछ सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स आए, वो मेरी तरफ देखे, बोले क्या देख रहे हो? हमने कहा कि मैं रिजल्ट देख रहा हूँ एडमिशन का। पूछा कितना % इंटरमीडिएट में है? मैंने बताया, तो वो लोग सब आपस में मिलके हंसने लगे कि लुक, ही इज 2nd डिवीजन एंड लुकिंग इन द फर्स्ट लिस्ट। बहरहाल अंग्रेजी कमज़ोर थी, मैं समझा नहीं, चला आया वहाँ से। फिर मैं जो है इलाहाबाद गया। इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू। और आपको जान के आश्चर्य होगा
कि वहाँ जाने में मुझे लेट हो गई और वहाँ पे मेरा एडमिशन हो जाता, क्योंकि हमसे कम मार्क्स के लोगों का एडमिशन ऑलरेडी हो चुका था। मगर मैं एडमिशन सीटें भर चुकी थी, उसके बाद में पहुँचा तो वहाँ भी नहीं हुआ। तो मैं बड़ा निराश होकर के घर लौट आया और अल्टीमेटली आई ऑप्टेड फॉर बीएससी, और वो भी ज्ञानपुर में एक कॉलेज था, वहाँ से मैं बीएससी करने लगा, साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो जब वहाँ से मैं करने लगा तो दैट वाज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मैं चाहता था इंजीनियर बनना और चला गया जो है बीएससी में। और मैं, ये घटना ऐसी है कि इसको तो बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि इसको मैं अपने बायोडाटा में भी नहीं डालता हूँ। बहरहाल, तो जब मैं अभी परीक्षा देने का वक्त आया तो मेरा मन तो लगता नहीं था। तो इसी बीच में रुड़की यूनिवर्सिटी का जो है एंट्रेंस का एग्जामिनेशन का आया, तो मैं बिना किसी तैयारी के वो गया, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं रुड़की में आई वॉज सिलेक्टेड, नॉट ओनली सिलेक्टेड बट ऑल इंडिया कंपटीशन में मेरी सेकेंड पोजीशन आई, और मैकेनिकल मेरी जो चॉइस थी वो मुझे मिल गई। तो अब मैं पीछे मुड़ करके इसको कनेक्टिंग द डॉट्स करता हूँ कि यार मुझे बीएचयू में नहीं मिला, इलाहाबाद में नहीं मिला, और रुड़की मिल गया। तो वो सब जो घटनाएं हो रही थी वो इसी तरह से हो रही थी कि एक्चुअली जाना तो था मुझे रुड़की, तो मैं दौड़ रहा था बीएचयू और इलाहाबाद। तो अब इस कहानी से और स्टीव जॉब की कहानी से जो हमारे आलोचक लोग हैं सनातन के, उनको ये स्पष्ट होना चाहिए कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में लिखा है वो कितना वैज्ञानिक है। धन्यवाद।